गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 आपका चल रहा था। आई एम राहुल गुप्ता, योर साइंस एक्सपर्ट, एंड यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग विद राहुल गुप्ता. So students, now we are discussing about the type of solution which is depending upon the size of the solute particles. Students, there are three types of solute particles depending, that is true solutions, suspension and colloids. Now we will discuss about, and you just take the pen and notebook and note down continuously. So let's start the videos. Okay students. So students, first type is true solution. Now we will discuss about the characteristics of true solution. Students, true solutions are homogeneous mixture of solute and solvent. नॉर्मली जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिनमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो जाते हैं. एंड सेकंड वन प्रॉपर्टी इज द साइज ऑफ पार्टिकल्स इज अबाउट 10⁻⁻10 मीटर. It means the size of solute particles is very small, very small. That's why the solute will mix in solvent continuously and we cannot separate by the filter paper solute particles. Students, note down two characteristics. Third one is, in a true solution the solute particles can't be seen even with a powerful microscope. Students, like we have a solution of salt and water molecules, then if we will stir by the spoon salt particles in water, then they will not separate out because they will dissolve in water solvent, and we cannot separate by a powerful microscopes. That is not possible, and the entire solution will pass the filter paper. जो पूरा solution रहेगा वो filter paper से pass हो जाएगा. Solid particles don't show Tyndall effect. Tyndall effect solid particles true solution में नहीं दिखाते हैं. रीजन क्या है, जो हमारे true solutions के particles होते हैं, solid particles होते हैं, उनका साइज बहुत स्मॉल होता है, वो पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं. ये पार्टिकल्स पर ग्रेविटी का भी कोई इफेक्ट नहीं होता. नॉर्मली जो पार्टिकल्स हम मिक्स करते हैं सोल्यूट या सॉल्वेंट में, वो पार्टिकल जो होते हैं वो लोअर यानी बॉटम साइड में कलेक्ट हो जाते हैं. बट ये जब हम सोल्यूट पार्टिकल्स जो बहुत स्मॉल साइज के होते हैं उन्हें मिक्स करने की कोशिश करते हैं, तो मिक्स करने पर वो सेटल डाउन नहीं होते, यानी उन पर ग्रेविटी का किसी भी तरीके का कोई इफेक्ट नहीं होता है. नोट डाउन के लिए 6 प्रॉपर्टीज. नाउ वी डिस्कस सेकेंड टाइप ऑफ solute particles, that is suspension. First characteristics, a suspension is a heterogeneous mixture of a solid dispersed in a liquid or gas. सस्पेंशन आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने वाटर लिया और सॉइल पार्टिकल्स लिए. जब आप सॉइल पार्टिकल्स को वाटर में मिक्स करोगे तो सॉइल पार्टिकल्स शुरू में सस्पेंस क्रिएट करेंगे और आपके माइंड में ये बता देंगे कि वो डिसॉल्व हो गए हैं. बट आफ्टर अ टाइम we can check that soil particles will be collect in the bottom of the water or the solvent. Second one, in a suspension the size of the particles is greater than 10⁻⁻7 मीटर. यानी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में. इन अ सस्पेंशन द डिस्पर्स पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेक्ड आइज. और जो डिस्पर्स पार्टिकल यानी जो सॉल्यूट आप मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, वो आप अपनी आईज से नॉर्मली देख सकते हैं. वहां पर आपको बताया था कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी देख नहीं पाएंगे. द सॉल्यूट पार्टिकल्स कांट थ्रो फिल्टर पेपर. और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स को यदि आप फिल्टर पेपर से पास करने की कोशिश करेंगे तो वो फिल्टर पेपर जो होगा वो उन पार्टिकल को पास होने की परमिशन नहीं देगा. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंपैरिजन होता है, ये डिफरेंस होता है आपका सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन में. नेक्स्ट बात करते हैं, द पार्टिकल्स मे और मे नॉट शो टिंडल इफेक्ट. पार्टिकल्स हो सकता है टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंटेशन करें भी और नहीं भी. द पार्टिकल्स में सेटल डाउन ड्यू टू ग्रेविटी. इट इज वेरी सिंपल, यू नो वेरी वेल. यदि वो पार्टिकल्स उसमें डिसॉल्व नहीं होंगे तो वो ग्रेविटी की वजह से क्या होगा, वो सेटल डाउन हो जाएंगे टॉप बॉटम में किसी भी पैन या पॉट के. ठीक है स्टूडेंट्स, या कंटेनर में भी. नाउ वी डिस्कस अबाउट द कॉलाइड्स. स्टूडेंट्स देखिए कॉलाइड्स क्या होते हैं, मैं आपको इसको डिस्पर्स फेज डिस्कस मीडियम के बेस पर बताएंगे. देखिए आपने जो सॉइल पार्टिकल्स या मिक्स किए हैं वाटर में, तो वो जो पार्टिकल्स हैं वो डिस्पर्स फेज होंगे. मैं कहने का मतलब कि वो सॉलिड पार्टिकल्स आप सेपरेट कर सकते हैं. रीजन कि उनका जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है ट्रू सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, इसलिए आप वो क्या कहलाएंगे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स, वो आपके लिए कहलाएंगे डिस्पर्स्ड फेज. और डिस्पर्स्ड मीडियम जो रहेगा, डिस्पर्जन मीडियम, वो आपके लिए वो सॉल्वेंट रहेगा जो कि सॉल्यूट पार्टिकल्स में जिनमें आप जिसमें जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उन्हें आप डिसॉल्व कर रहे हैं. इट मींस सस्पेंडेड पार्टिकल्स जिस सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे होते हैं वो होता है डिस्पर्जन मीडियम. और कॉलॉइड्स जिसमें आप सस्पेंडेड पार्टिकल्स मिक्स कर रहे हैं, यानी वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं आपके डिस्पर्स फेज. ठीक है, कह सकते हैं आप सिंपल फॉर्म में कि सॉल्यूट जो होता है वो डिस्पर्स फेज होता है और सॉल्वेंट डिस्पर्जन मीडियम होता है.
नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन दे रखे हैं। जब हमारे पास डिस्पर्स फेज लिक्विड हो, डिस्पर्जन मीडियम, देखिए पहली वाली जो लाइन है वो सॉल्यूट की है, दूसरी वाली जो है वो सॉल्वेंट की है। यानी कि सॉल्यूट जब आपका लिक्विड रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, लिक्विड एयर सॉल कहलाएगा। सॉलिड होगा तो एयर सॉल कहलाएगा। यदि गैस रहेगा तो फॉर्म कहलाएगा। लिक्विड एयर सॉल में एग्जांपल देख लीजिए, मिस्ट है, क्लाउड है। क्लाउड क्या होता है, आपका वाटर कंटेन करके रखता है और उसमें गैस फॉर्म होता है। ऐसे ही फॉग भी होता है, ठीक है। सॉलिड गैस की बात करें, जैसे डस्ट होता है, स्मोक होता है, आंधी वगैरह आती है तो वो डस्ट क्या होती है, मिक्स हो जाती है एयर के साथ। गैस लिक्विड की बात करें तो फॉर्म जैसे स्लर्ट्स होता है, आपकी विप्ड क्रीम होती है। उसके बाद लिक्विड की बात करें तो इमल्सन, जैसे मिल्क है आपका, मिल्क में बहुत सारे आपके केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक ग्लूकोज भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो आप उसमें आप उन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते। यदि आप उसमें वाटर भी मिक्स करेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको बिल्कुल भी अलग अलग लेयर नहीं शो होगी, उसे आप सेपरेट नहीं कर सकते विदाउट एनी केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड लिक्विड यानी सोल, जैसे कि पेंट। आप पेंट की बात कर लें तो पेंट में जो होते हैं वो डिस्पर्स फेज सॉलिड मीडियम होता है, यानी सॉलिड पार्टिकल्स, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, डिस्पर्जन मीडियम लिक्विड होता है। गैस सॉलिड की बात करें तो सॉलिड फॉर्म होता है, जैसे मार्शमेलो, ठीक है। लिक्विड सॉलिड की बात करें तो सॉलिड इमल्सम कहते हैं उसे, जैसे कि बटर है, चीज है। देखिए इसमें क्या होता है, आपके लिक्विड पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, बट जो आपका सॉल्यूट होता है वो सॉलिड होता है। अब सॉलिड सॉलिड की बात करें तो वो हम कहेंगे सॉलिड सोल। जैसे आपके हैं एलॉयज, जितने भी मेटल एलॉयज हैं, उन मेटल एलॉयज में आप क्या करते हैं, सॉलिड में सॉलिड ही मिक्स करते हैं, बट उसमें क्या है, उनके बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर मिक्स करते हैं, इसलिए वो डिफरेंस वहां पर शो नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आप अपनी कॉपी पर बना लीजिए। ये पूरा चार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नॉर्मली एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म, सॉलिड सॉल, सॉलिड इमल्सम, इससे नोट कर लीजिए इसे। Now we discuss about the characteristics of colloids. First one, colloids appear to be homogeneous. लगता तो बिल्कुल ऐसा है जैसे homogeneous हो, but actually it is a heterogeneous mixture of solute and solvent. परंतु जो आपके ये मिल्क होता है, इसमें solute और solvent जो होते हैं वो heterogeneous mixture होते हैं, यानी उनका कोई फिक्स रेशियो नहीं होता। ठीक है। सेकंड बात करें ना, colloids साइज ऑफ पार्टिकल्स इन बिटवीन 10⁻⁻7 to 10⁻�9 मीटर। इसमें जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो 10⁻⁷ से 10⁻�9 मीटर के बीच का होता है। थर्ड वन, इन अ कॉलॉइड द डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कैन बी सीन विद अ पावरफुल माइक्रोस्कोप। आपको पता हो ट्रू सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि पावरफुल माइक्रोस्कोप से उसके पार्टिकल्स नहीं देखे जा सकते, पर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स यानी कॉलॉइड्स में देखे जा सकते हैं। द पार्टिकल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, और ये पार्टिकल जो होते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से पास भी हो जाएंगे। नॉर्मली आपका जो लैब में यूज होने वाला फिल्टर पेपर होता है उससे पार्टिकल्स पास नहीं होते हैं, परंतु जो आपका जनरल होता है यानी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है उससे आपके पार्टिकल्स ये पास हो जाएंगे। मिल्क में प्रेजेंट पार्टिकल्स को आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे फिल्टर पेपर की हेल्प से। नेक्स्ट बात करते हैं द पार्टिकल्स शो टिंडल इफेक्ट। देखिए पार्टिकल्स जो होते हैं वो टिंडल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं कॉलॉइड्स के। द पार्टिकल्स डोंट सेटल ड्यू टू ग्रेविटी, और इस पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसके पार्टिकल जो होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते बॉटम साइड में। स्टूडेंट्स, अभी आप बहुत बार सुन रहे थे टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट। ये क्या होता है, इसका मीनिंग आप समझ लीजिए। स्टूडेंट, जब हम किसी भी लाइट को स्कैटर करते हैं कॉलाइडल पार्टिकल से, यानी कि उस जैसे कि हमने एक टॉर्च ले ली, टॉर्च के जो लाइट है उसे हम किसी भी सॉल्यूशन में से पास करें, तो यदि वो अपना एक रास्ता बना लेती है, बिल्कुल अलग विजिबल शो होती है, तो वो कहलाता है टिंडल इफेक्ट। ये साइंटिस्ट थे टिंडल, जिन्होंने अपने इफेक्ट को रिप्रेजेंट किया था और अपने नेम पर इस इफेक्ट को पास किया था। So it is the process of scattering of light by colloidal particles that is shows the Tyndall effect. Now एक और टर्म है आपकी ब्राउनन मूवमेंट। यदि हम ब्राउनन मूवमेंट बात करें तो जब हम कोई भी पार्टिकल्स जो अनडायरेक्शनली मूवमेंट करता है किसी भी कोलाइडल में, तो वो कहलाता है आपका ब्राउनन मूवमेंट। इट मीन्स वी कैन से दैट इज द जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राउनन मूवमेंट। इसे भी रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, इसीलिए इसे ब्राउनन मूवमेंट कहते हैं। So students, that is the last part of this chapter. We will discuss about the techniques to separate component of the mixture. Now students, ये बहुत important है क्योंकि इसमें हम मिक्सचर में जो components present होते हैं उन्हें separate करने की टेक्निक के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, बहुत सारी टेक्निक तो ऐसी नॉर्मल होती है जिनके बारे में हम स्टडी करते रहते हैं, यानी जिनमें फिजिकल कंडीशन अप्लाई करें तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। बट स्टूडेंट्स, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जिनमें साइज बहुत छोटा होता है, जिन्हें सेपरेट करने के लिए हमें अलग अलग केमिकल एक्सपेरिमेंट्स की यूज की जरूरत होती है। सो उसी के बारे में हम स्टडी करेंगे नाउ।
फर्स्ट इज इवेपोरेशन प्रोसेस। स्टूडेंट्स इसे आप हैंड टू हैंड प्रिपेयर करते रहिए इसका स्ट्रक्चर। देखिए इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होता है। इवेपोरेशन प्रोसेस नॉर्मली हम उन जगह यूज करते हैं जहां पर जो आपके वाटर है सॉल्वेंट की फॉर्म में, और दूसरा कोई और जो है मिक्स आपका यानी सॉल्यूट जो होगा वो उसमें डिजोल्व होगा। तो स्टूडेंट्स आपने क्या करा, एक इस तरीके से वाटर में ले लिया वाटर आपने और उसे हीट करने स्टार्ट करा। देखिए उसके ऊपर रखा हुआ है वॉच ग्लास। वॉच ग्लास में आपका क्या है, इंक ले रखी है उसने। जब वो वेपराइज्ड होगी तो उसके अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होगी वो वहां से क्या होगी, इवेपोरेट हो जाएगी। इवेपोरेट होने के बाद उसे अलग सेपरेट कलेक्ट कर लिया जाएगा और इसके अलावा जो बाकी वहां पर रह जाएगा उसे आप अलग कलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से इवेपोरेशन प्रोसेस का यूज किया जाता है। सो राइट द प्रोसेस to evaporation to obtain color component dye from ink. Required material watch glass, ink blue and black, beaker, stand, burner. प्रोसीजर क्या रहेगा, सबसे पहले हम एक बीकर ले लेंगे, उसे वाटर से हाफ फिल कर लेंगे, फिर उसमें आप इंक मिला लेंगे कुछ ब्लू या ब्लैक, वॉच ग्लास में उसे कलेक्ट कर लेंगे। देन प्लेस इट ऑन द माउथ ऑफ द बीकर और उसे बीकर के मुंह पर रख देंगे बर्न मतलब हीट होने के लिए। देन स्टार्ट हीटिंग द बीकर एंड ऑब्जर्व। क्या करेंगे, उसे बीकर को हीट करना स्टार्ट करेंगे, फिर ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं हीटिंग इज कंटिन्यूड एज लॉन्ग एज द इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस। हीटिंग जब तक चलती रहेगी जब तक इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा। हीटिंग इज स्टॉप्ड व्हेन नो एनी फर्दर चेंज एंड ऑब्जर्वेशन इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम द वॉच ग्लास कैन बी सीन। इवेपोरेशन होने के बाद हम वॉच ग्लास को देखेंगे, रेसिड्यू इज लेफ्ट ऑन द वॉच ग्लास, जो भी बाकी रहेगा वो आपका वॉच ग्लास पर रह जाएगा। Conclusion can be concluded that ink is not a pure substance but it is a mixture of dye in water which can easily be separated by evaporation process। और जो उसके अंदर से आपका वाटर प्रेजेंट होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि इंक जो होता है वो सिंगल सब्सटेंस नहीं होती है। ये हमारा कंक्लूजन रिलीज होकर आ जाएगा। अब देखिए इसकी एप्लीकेशन इवेपोरेशन प्रोसेस की। दिस मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट द वॉलेंटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेंटाइल सॉल्यूट to obtain common salt from sea water. Sea water is trapped in small swallow pits, यानी कि जो भी आपके लैंगून्स रह जाते हैं वो सॉल्ट वाटर में वो आप रिलीज करते हैं सी वाटर से, एंड इज अलाउड टू स्टैंड देयर फॉर फ्यू डेज। क्या करते हैं, जो आपका सी वाटर होता है वो सी के आसपास हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल टाइप का एक पिट टाइप का बना लेते हैं और उसमें आप सी वाटर को कलेक्ट करते थे। जब वो इवेपोरेट होता है तो वहां पर सॉल्ट रह जाता है और उस सॉल्ट को कलेक्ट कर लिया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द हीट ऑफ सन इवेपोरेट द वाटर इन दिस पीट्स। और उनके बाद जब आपका सन से हीटिंग होती है तो वाटर तो इवेपोरेट होता है और उसमें क्या रह जाता है, केवल सॉलिड सॉल्ट रहता है, और उस सॉल्ट को आप क्या करते हैं, प्यूरिफाइड करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड से। नाउ वी डिस्कस अबाउट सेकंड मेथड दैट इज सेंट्रीफिकेशन मेथड। देखिए सेंट्रीफिकेशन मेथड का कहाँ यूज होता है, आपके घरों में सबसे ज्यादा यूज होता है जब आप क्रीम निकालनी होती है मिल्क वगैरह आपकी या दूसरी कोई चीजों से, यानी कि जहां पर आपका जो पार्टिकल्स रहेगा वो ऑलरेडी उसके अंदर प्रेजेंट रहेगा और आपको क्या है वो वेदर एक तरीके फॉग टाइम में कन्वर्ट करनी है, तो वहां पर हम सेंट्रीफिकेशन मेथड यूज करते हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाइएगा आप लोग। सो स्टूडेंट्स, टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क बाय यूजिंग सेंट्रीफिकेशन मेथड, क्या क्या मटेरियल चाहिए होते हैं, फुल क्रीम मिल्क चाहिए, सेंट्रीफिकेशन मशीन चाहिए या मिल्क चूनर चाहिए, जैक चाहिए, टेस्ट ट्यूब चाहिए। इससे आप मटेरियल रिक्वायर्ड होता है। प्रोसीजर देख लेते हैं। टेक अनबॉइल्ड कोल्ड मिल्क, अनबॉइल्ड करा हुआ कोल्ड मिल्क चाहिए इन 2 टेस्ट ट्यूब एंड टेक प्लेस दीज टेस्ट ट्यूब इन सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन एज शोइंग इन द फिगर। आपने वो 2 टेस्ट ट्यूब क्या है उस मशीन में पुट कर दी। सेंट्रीफ्यूग इट एट हाई स्पीड बाय यूजिंग अ हैंड सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन फॉर 2 मिनट्स एंड ऑब्जर्व। उसके बाद क्या करते हैं, उस मशीन को बहुत हाई स्पीड पर 2 मिनट के लिए चलाते हैं अपने हाथ से और उसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसमें प्रोसेस में हुआ क्या उसे करने के बाद। सो ओके स्टूडेंट्स, note, if you don't have centrifugation machine in your school then you can do this activity by using a milk churner used in the kitchen। आपके किचन में मिल्क चूनर मशीन होती है जिसमें आपको मथने के लिए दूध को यूज किया जाता है, वो मशीन भी इसका वर्क करेगी। ऑब्जर्वेशन देखते हैं, क्रीम क्या होगी, फ्लोट करने लगेगी मिल्क के ऊपर, ठीक है, क्रीम क्योंकि इसमें सेपरेट हो जाएगी, कंक्लूजन हो जाएगा, मिल्क इज रोटेटेड एट हाई स्पीड, देन द सस्पेंडेड लाइटर पार्टिकल्स फ्लोट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स बिंड विद ईच अदर एंड फॉर्मिंग क्रीम एंड स्किम्ड मिल्क। उसमें क्या रहता है, आपका पीछे पतला सा पानी सा रह जाता है दूध का और क्रीम ऊपर आपकी अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो लाइट क्रीम जो होती है वो लाइट होती है, इसीलिए वो उसके ऊपर मिल्क के ऊपर आके फ्लो करने लगती है आसानी से।
एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. दिस टेक्निक इज यूज इन वॉशिंग मशीन, स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एंड मेक देम ड्राई. और उसे जो गीले कपड़े होते हैं उनमें ड्राई करने के लिए इस मशीन वॉशिंग मशीन में यूज किया जाता है इसके टेक्निक का. दिस टेक्निक इज यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स इन ब्लड्स, ESR यानी इथ्रोटिक सेंडिमेटेशन रेट एंड वेरियस अदर टाइप्स ऑफ टेस्ट. जो हमारे बॉडी के टेस्ट होते हैं उनमें डायग्नोस्टिक लैब्स में इसका यूज किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज इन डेयरीज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क एंड बटर फ्रॉम कर्ड. नॉर्मली जो डेयरीज होती है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है. उसके बाद बात करते हैं सेपरेटिंग फनल का. देखिए सेपरेटिंग फनल में हम ऐसे दो कंपोनेंट्स यूज कर लेते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग बराबर होता है, उन्हें हम सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम वो लेंगे जिनका आपका जो बॉइलिंग पॉइंट रहेगा वो लगभग बराबर रहेगा. जैसे वाटर और इथाइल अल्कोहल की बात कर लेते हैं. वाटर में इथाइल अल्कोहल इजीली मिक्स हो जाता है क्योंकि उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लगभग बराबर होता है. जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है तो इथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 78 से लेकर 83 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है. तो इस तरीके से आप उन्हें सेपरेट करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, इसे फिगर को बनाइए आप लोग, इसके स्ट्रक्चर देख लीजिएगा. देखिए इसमें वाटर ले रखा है बीकर में, और इसका आपका स्नैपकॉक ले रखा है, वाटर ले रखा है ऊपर भी, और ऑयल ले रखा है, सेपरेटिंग फनल ले रखी है, आयरन स्टैंड ले रखी है. इसमें आप वाटर और ऑयल को भी सेपरेट करने का यूज कर सकते हैं. इसमें पिटकॉक लगी होती है, उस पिटकॉक की हेल्प से जो अलग अलग सेपरेट लेयर बनेगी वो लेयर आप वहां से रिलीज कर सकते हैं, और बाकी दूसरा आपका जो रहेगा वो उसी आपके सेपरेटिंग फनल के अंदर रह जाएगा. टू सेपरेट केरोसिन ऑयल फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल, रिक्वायर्ड मटेरियल देख लीजिए. इसके बाद इसमें आगे बात करते हैं. अ मिक्सचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वाटर इज टेकन इन अ सेपरेटिंग फनल. प्रोसीजर में द सेपरेटिंग फनल इज क्लैम्प्ड ऑन द आयरन स्टैंड, और आपका जो सेपरेटिंग फनल होता है वो आयरन स्टैंड से क्लैम्प हुआ होता है, पकड़ा हुआ होता है. मिक्सचर को अलाउड किया जाता है स्टैंड के अंदर फिल करने के लिए. दो मिक्सचर जो होगा वो आपका दो अलग अलग लेयर बना लेगा उसके अंदर. आगे बात करते हैं. अ क्लीन बेकर इज प्लेस्ड बिलो द स्टॉप कॉक एज ओपन स्लोली. और उसके बाद एक क्या करते हैं, क्लीन बेकर ले लेते हैं जिसमें आपको स्टॉप क्लॉक लगी हुई है, उसे ओपन करते हैं धीरे धीरे करके. वाटर उसमें से निकलना से रिलीज हो जाता है क्योंकि वाटर और ऑयल में वाटर नीचे रह जाता है, ऑयल ऊपर चला जाता है. एंड देन क्लोज द स्टॉप कॉक ऑफ सेपरेटिंग फनल ऑन द ऑयल रीच द स्टॉप कॉक. जब ऑयल उस स्टॉप कॉक के पास पहुंच जाएगा तो उसको हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे, ताकि वाटर आपका सेपरेट हो जाए, ऑयल उसमें से अलग रह जाए उसके पास. इस फिगर में आपका क्या है, 2 मिसिबल लिक्विड्स लिए जाते हैं सेपरेट करने के लिए. ऑब्जर्वेशन, केरोसिन ऑयल बीइंग लाइटर फ्रॉम द अपर लेयर. केरोसिन ऑयल जो होता है वो अपर लेयर में कलेक्ट हो जाता है क्योंकि वो लाइट होता है. कंक्लूजन, जो लिक्विड मिक्सचर है वो आपका उसमें दोनों ही इमिसिबल लिक्विड्स लिए गए हैं और उन्हें सेपरेट करने के लिए आप सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं. द लिक्विड लेयर विद ग्रेटर डेंसिटी फॉर्म द लोअर लेयर. जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो लोअर लेयर में बनता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो अपर लेयर में बनता है. एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं. तो जो आपके मिक्सचर जैसे ऑयल और वाटर का मिक्सचर सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स और, आयरन को उसके और से सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है क्योंकि जो स्लैग होता है वो लाइटर होता है, वो आपका ऊपर चला जाता है, बाकी नीचे बैठ जाता है. मोल्टन आयरन जो वो नीचे बैठ जाएगा. इस तरीके से आप उसे ब्लास्ट फर्नेस में सेपरेट कर लेते हैं उसकी स्लैग से. ठीक है स्टूडेंट, स्लैग लाइटर होने की वजह से ऊपर चला जाता है, उसे हम अलग सेपरेट कर लेते हैं, और मोल्टन मेटल जो होगी वो हमारी अलग हो जाती है, कलेक्ट कर लेते हैं उसे. नेक्स्ट हमारा सब्लिमेशन मेथड. तो स्टूडेंट आपको पता है सब्लिमेशन मेथड तो आपने पढ़ा भी है, जहां पर सॉलिड से सीधे गैस या गैस से सीधे सॉलिड में आपका कोई भी प्रोडक्ट कन्वर्ट होता है. जब आप हीट करते हैं तो सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, कूल करेंगे तो गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है. इसका एग्जाम्पल में आप अमोनियम क्लोराइड, इसके अलावा आपका कैम्फर भी रहता है, इसका एग्जाम्पल नेफ्थलीन बॉल्स भी रहती हैं, आयोडीन भी रहती है. जब ऐसी चीज आपके प्रोडक्ट मिक्स होते हैं सॉल्वेंट में तो उन्हें सेपरेट करने के लिए आप इस मेथड का यूज करते हैं. इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए. देखिए इसमें क्लैंप स्टैंड लिया हुआ है, एक आपका मिक्सचर लिया हुआ है जिसमें आपका सब्लिमेशन मेथड लिया हुआ है, जिसमें नेफ्थलीन बॉल्स वाटर के साथ मिक्स हुई हैं, उसे हीट कर रहे हैं. पहले हम वेपर में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसे सेपरेट आउट करेंगे. सो स्टूडेंट्स, मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड का आपने मिक्सचर ले लिया है सॉल्ट और अमोनियम क्लोराइड का. जब आप उसे सेपरेट करेंगे तो उसके लिए इस मेथड को यूज करेंगे. मेटल लिक्वाइड, चाइना डिश, स्टॉप्ड स्टैंड वगैरह वगैरह जो भी है इसमें आप इसे नोट कर लीजिएगा. प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपने मिक्सचर लिया है सैंड और अमोनियम क्लोराइड का चाइना डिश में, और कवर किया है उसे चाइना डिश से विद अ इन्वर्टेड ग्लास फनल एंड प्लेस इट अ ट्रॉप्ड स्टैंड. ट्रॉप्ड स्टैंड ये है जैसे इसने पकड़ रखा है. ठीक है. पुट अ लूज कॉटन प्लग इन द ओपनिंग ऑफ द फनल एज टू प्रिवेंट द एस्केप ऑफ अमोनियम क्लोराइड वेपर, जिससे कि आपकी जो अमोनियम क्लोराइड है वो वेपर में कन्वर्ट होने पर दूर न जाए, वहां पर यूज करते हैं. ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हाइट फ्यूम्स
vapors of ammonium chloride can be seen coming out of the mixture. These white fumes start depositing on white solid or coming in the contact with the cold inner walls of the funnel. उससे क्या होगा, जो आपको white fumes रहेगा वो आपके उसके कॉर्नर और फनल के कलेक्ट हो जाएगा, और उसके अलावा सैंड सॉल्ट जो भी है वो आपका पीछे रह जाएगा चाइना डिश में. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपकी तीनों चीजें अलग हो गई, सैंड अलग हो गया, सॉल्ट अलग हो गया, अमोनियम क्लोराइड अलग हो गया. सो कंक्लूजन की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड क्या होगा, क्योंकि वो वॉलेंटाइल सब्सटेंस है, वो आपका हीट करते साथ ही वेपर में कन्वर्ट हो जाता है. वो व्हाइट वेपर्स क्या रहेंगी, कोल्ड होने पर वो आपके इनर वॉल पर जाकर कलेक्ट हो जाएंगी. इस तरीके से अमोनियम क्लोराइड को ऑब्टेन कर लेते हैं और उसे हम सबलाइम कहते हैं, क्योंकि वो वेपर से सॉलिड में जाकर कलेक्ट होगा. आगे बात कर लेते हैं सब्लिमेट की. तो एग्जाम्पल देख लीजिए, सॉलिड्स के जो आपके एग्जाम्पल हैं, यानी कि सबलाइम्स में आयोडीन होता है, कैम्फर होता है, नेफ्थलीन होता है, एंथ्रासिन होता है. ये मैंने एग्जाम्पल आपको बताए थे अभी. ठीक है, यही एग्जाम्पल हैं जो आपके सॉलिड से सीधे गैस में और गैस से सीधे सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं हीट करने पर और कूल करने पर. जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा तो वो सबलाइम कहलाएगा, और गैस से सॉलिड में जाएगा वो सब्लिमेट कहलाएगा. ठीक है, सब्लिमेट जाएगा वो आपका गैस स्टेज से सॉलिड स्टेज में, और सॉलिड से गैस में जाने पर सबलाइम कहलाएगा. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट मेथड, दैट इज क्रोमेटोग्राफी मेथड. इसे हम मॉडर्न मेथड भी कहते हैं. इसमें हम जो है दो टाइप के मेथड का यूज करते हैं. कॉलम क्रोमेटोग्राफी होता है आपका, उसके बेस पर कॉलम में आप मिक्स करते हैं, यानी जो आपके मिक्सचर होते हैं वो लेते हैं और उसमें कॉलम वाइज सेपरेट कर लेते हैं, यानी कि 2-3 लेयर अलग अलग बना लेते हैं जिसमें वो आपके सेपरेट हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, अलग अलग जो आपका मिसेबल है उसे सेपरेट कर ले. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका स्ट्रक्चर जरूर बनाइएगा. और क्रोमेटोग्राफी आपका मॉडर्न टेक्निक है सॉल्यूट को सेपरेट करने का. So to separate the dyes, color component present in black ink material required a strip of filter paper, water soluble ink and large size glass jars with lid cotton thread. ये आपको मटेरियल चाहिए होता है. इसे यूज करने के प्रोसीजर, टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, एक फिल्टर पेपर की स्ट्रिप ले लेते हैं, एंड ड्रॉ अ लाइन इट्स यूजिंग अ पेंसिल अप्रोक्सीमेटली 3 सेंटीमीटर अबव द लोअर एज, और उसके लोअर एज से 3 सेंटीमीटर ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जहां पर आपको यूज करना है इस स्ट्रिप को. ठीक है स्टूडेंट्स, put a small drop of water soluble ink, form a sketch pen or a fountain pen at the center of the line, let the ink dry, attach the paper strip on the thread with the help of cello tape, और उस स्ट्रिप को थ्रेड को आप सेलो टेप से मेंट कर लेते हैं. lower the filter paper strip into a large size gas jar in such a way that the drop of ink on the paper is just above the water level as shown in the figure. adjust the thread, और उस थ्रेड को क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं on the side of the glass jar with the help of cello tape. उस सेलो टेप की हेल्प से आप उस गैस जार पर उसे कलेक्ट कर लेते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ओके. फिगर, यूज ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी टू सेपरेट डाइज, print in black ink, cover the glass jar with a lid and leave it undisturbed. Watch carefully on the water rises up to a filter paper, remove the water filter paper strip, dry it and observe. उसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर पेपर स्ट्रिप को आप ड्राई कर लेते हैं, वहां से रिमूव कर लेते हैं और ऑब्जर्व करते हैं अपने ऑब्जर्वेशन को. Next observation, 3 color spot can be seen on the filter paper strip. The given sample of the ब्लैक इंक हैज 3 डिफरेंट डाइज मिक्सड. तो इससे आपको पता चल जाता है कि जो आपकी ब्लैक इंक है उसमें 3 तरह के डिफरेंट डाइज मिक्सड हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका मेन रिजल्ट है जहां पर आपको पता होना चाहिए कि इस इंक में कौन कौन से अलग अलग डाइज प्रेजेंट हैं. वो कलर आपके उस फिल्टर पेपर पर आ जाएंगे. नेक्स्ट बात करते हैं डिस्टिलेशन मेथड. देखिए डिस्टिलेशन मेथड की वहां बात करते हैं जहां पर दो आपके सॉल्यूशन या सॉल्वेंट मिक्स हो और उनका जो बॉइलिंग पॉइंट हो वो डिफरेंट हो. उसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाले को वेपराइज करेंगे और उसे कंडेंस करेंगे, यानी कि उसे क्या करेंगे, कोल्ड करेंगे और वो सेपरेट आउट हो जाएगा. जब आपके दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट लगभग ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है उनके बॉइलिंग पॉइंट में, तो आप लोअर वाले को पहले हीट करेंगे, लोअर टेम्परेचर को फिक्स कर लेंगे और वो आपका वेपराइज हो जाएगा. उसमें एसिटीन आपका एसीटोन और वाटर ले लेते हैं, जिसमें आपका जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता. इसमें आपने डिस्टिलेशन फ्लास्क लिया है, थर्मोमीटर लिया है, वाटर आउटलेट लिया है, क्लैंप लिया है, वाटर कंडक्शन लिया है, मिक्सचर ले लिया है एसीटोन और वाटर का. एसीटोन आपका अलग हो जाएगा क्योंकि वो उसका टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है वाटर के कंपेरिजन में. सो टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ 2 मिक्सिबल लिक्विड, जो एक दूसरे में मिक्स हैं, उन लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है. मटेरियल रिक्वायर्ड, डिस्टिलेशन फ्लास्क, थर्मोमीटर, कंडेंसर, बीकर, आयरन स्टैंड, मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर. दीज वी विल मटेरियल रिक्वायर्ड.
प्रोसीजर, टेक द मिक्सचर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क, एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में वो मिक्सचर ले लेते हैं और इस फ्लास्क को थर्मोमीटर के साथ फिट कर लेते हैं। अरेंज दिस एपरेटर अकॉर्डिंग टू द सीन इन द फिगर, हीट द मिक्सचर स्लोली कीपिंग अ क्लोज वॉच एट द टेम्परेचर थर्मोमीटर एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस। उसके बाद क्या करते हैं, देखते हैं हम क्या होता है। ऑब्जर्वेशन, द वेपर्स ऑफ एसीटोन कैन बी सीन राइजिंग अप इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं तो एसीटोन की वेपर्स हमें बाहर निकलती हुई दिखाई देती हैं। व्हेन द टेम्परेचर राइजेस अबव 60 डिग्री द एसीटोन गेट वेपराइज्ड एंड फॉर्म वेपर्स इन द फ्लास्क, और उस वेपर्स को हम अलग वहां से कर लेते हैं। These vapors can condense in the condenser and can be collected in the pure liquid distilled from the condenser outlet। उसके बाद उसे कंडेंस करने के बाद क्या करते हैं, हम दूसरी जगह उसे कलेक्ट कर लेते हैं। रिजल्ट, एसीटोन्स कैन बी कलेक्टेड इन द बीकर फ्रॉम द कंडेंसर आउटलेट व्हाइल वाटर इज लेफ्ट बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन प्लांट। क्योंकि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है एसीटोन के कंपेरिजन में, तो एसिडेन हमारा जो एसीटोन होगा वो अलग हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। देखिए क्रिस्टलाइजेशन में क्या करते हैं, एक इम्प्योर प्योर आप ले लेते हैं और उसे क्रिस्टल में कन्वर्ट करने के लिए देखते हैं। टू ऑब्टेन क्रिस्टल ऑफ प्योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फ्रॉम इम्प्योर सॉल्यूशन बाय क्रिस्टलाइजेशन मेथड। मेटल के रिक्वायर इम्प्योर सैंपल चाहिए आपको, कॉपर सल्फेट का बीकर चाहिए, चाइना डिश चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए उसे डिसॉल्व करने के लिए, स्टीयर करने के लिए। Take out 5 grams of impure sample of copper sulfate in a china dish, dissolve in its minimum amount of water, उसे कम से कम minimum amount में dissolve करते हैं, and filter the copper sulfate solution of remove the insoluble impurities। और सबसे पहले क्या कर लेते हैं, उसे insoluble को वहां से उसमें जो भी प्रेजेंट होता है insoluble उसे आप रिमूव कर लेते हैं, क्योंकि कॉपर सल्फेट वाटर में इजीली डिसॉल्व हो जाता है और ब्लू कलर का सोल्यूशन फॉर्म करता है। Heat the copper sulfate solution gently on a water ball till it becomes unsaturated and reach its crystallization point। और उसे जब तक हीट करते हैं वाटर बॉथ में जब तक कि वो सैचुरेटेड ना हो जाए और क्रिस्टलेशन पॉइंट में अपने कन्वर्ट ना हो जाए, यानी क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट होने का उसका पॉइंट ना आ जाए। So crystallization point can be checked, taken some solution in a glass rod and weaving in its rear what a crystal when a solid film। क्या होता है, वो solid crystal में convert हो जाते हैं छोटे छोटे ग्लास रॉड पे, आप चेक कर सकते हैं। then whether heating in stopped, और उससे इंडिकेट हो जाता है ये solution क्या कंसंट्रेटेड हो गया है, crystallization point पर पहुंच गया है, तब आप उसे छोड़ देते हैं। place the china dish on the table after covering it, और उसे कवर कर लेते हैं चाइना डिश को, ठीक है। लीव इट अनडिस्टर्ब्ड एट अ रूम टेम्परेचर, उसे रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं कूल होने के लिए धीरे धीरे करके, और फिर ऑब्जर्व करते हैं उसके बाद क्या बचता है आपका। नॉर्मल सी बात है, ऑब्जर्वेशन क्या होगा, आपके पास कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल आपको मिल जाएंगे प्योर वो भी। इसके अलावा उसे मदर लिकर में आप क्या करते हैं, उसे कन्वर्ट कर लेते हैं। इट इज लेफ्ट आफ्टर द क्रिस्टलाइजेशन, ये आपका जो है जो भी आपने लिया था स्टार्टिंग में उससे वो क्रिस्टल की फॉर्म में आपको कन्वर्ट होकर मिल जाता है। कंक्लूजन, हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस फॉर्म क्रिस्टल ऑन कूलिंग ग्रेजुअली। जो है चाहे वो कोई भी हॉट और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो प्योर सब्सटेंस का, उसे आप क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं कूल करने के बाद। Result, pure crystal of copper sulfate are separated from the mother liquor. These crystals are dried further between the folds of a filter paper or a porous plate। इसे आप सेपरेट कर लेते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर की बात कर लेते हैं। द प्योरिफिकेशन ऑफ सरफेस वाटर कैन बी डन थ्रू फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले सेडिमेंटेशन, फिर लोडिंग, फिर फिल्ट्रेशन, फिर क्लोरिनेशन। ये कुछ स्टेप हैं आपके सरफेस वाटर को प्योर करने के। देखिए सबसे पहले हमने क्या करा, उसे सेडिमेंटेशन किया, फिर उसके बाद पोटास एलम की मिक्सचर से पास किया, उसके बाद आपने उसे क्या करा, उस वहां पर आपका लोडिंग कर ली, फिर आपका सेडिमेंटेशन 1 by 1 प्रोसेस देख लिया। द रिवर वाटर इज पम्प्ड इनटू अ सीरीज ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक। पहले रिवर वाटर को सेडिमेंटेशन टैंक में भेजा जाता है, उसे कुछ दिन के लिए रखा जाता है वहां पर, और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं यानी मिट्टी वगैरह या इम्प्योरिटीज वगैरह वो उसके बॉटम में कलेक्ट हो जाती हैं, और उसे सुपर नाइट्रेट वाटर इज देन सेंड टू अनदर आपका सेटलिंग टैंक। जब आप उसे लोडिंग करेंगे फिर नेक्स्ट चैम्बर आपका लोडिंग होता है। वाटर क्या है, उसमें केमिकल से प्योर किया जाता है, एलम और लाइम यूज किया जाता है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है उसे बैठाने के लिए। फिर फिल्ट्रेशन, उस क्लीन वाटर को सेकंड टैंक में पंप किया जाता है फिल्टर टैंक्स में, और वो टैंक में क्या होता है आपका सैंड और जो ट्रेवल होता है वहां पर उसे फिल्टर कर लिया जाता है, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं उसे वहां से रिमूव कर लिया जाता है। उसके बाद है क्लोरिनाइजेशन, और आपको नॉर्मली पता भी होगा कि क्लीन वाटर को हम क्लोरिनेटेड करते हैं, उसमें एक कैलकुलेटेड अमाउंट में क्लोरीन मिक्स कर लेते हैं, क्लोरीन की टैबलेट मिक्स कर लेते हैं जिससे वो प्योर हो जाता है। स्टूडेंट इस तरीके से सरफेस वाटर को आप प्योर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ चेंजेस दैट ऑकर्ड अराउंड अस। हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस की बात कर रहे हैं। देखिए फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जो हम किसी भी न्यू सब्सटेंस को फॉर्म नहीं करते, जहां पर हमारी नॉर्मली उसकी स्टेट वगैरह चेंज होती है, और केमिकल चेंज जहां पर हम कोई प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं और वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करने के बाद वो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे।
फिजिकल चेंज में बताइए, इट इज अ चेंज इन विच नो सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, मास चेंज नहीं होता, एनर्जी ना तो एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है, रिवर्सिबल होती है, इंटरकन्वर्टेबल होती है स्टेट ऑफ मैटर इसमें। एग्जाम्पल देखिए, ग्लोइंग ऑफ वर्क, सेलिमिनेशन ऑफ कैम्पर, मेल्टिलाइजिंग आयरन। सो स्टूडेंट दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फिजिकल चेंजेस। ये फिजिकल चेंजेस के हमारे एग्जाम्पल है, आप नोट कर लीजिए। उसके बाद बात करते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हो जाते हैं, उसके मास भी चेंजेस होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती भी है और नहीं भी कह सकते हैं आप, ना तो एनर्जी वहां पर एब्जॉर्ब होगी या रिलीज होगी, बस क्या है वो इरिवर्सिबल होती है, यानी कि यदि एक बार चेंज हो गया वो तो बहुत कम कंडीशंस होती हैं कि वो रिवर्सिबल स्टेज में यानी वापस उसी स्टेज में आपका कन्वर्ट होकर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ये इसके एग्जाम्पल हैं जो एक बार स्टेज चेंज कर देंगे वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट, एडिंग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू शुगर और रिएक्टिंग मेटल विद एसिड्स, ये भी कुछ एग्जाम्पल हैं आपके केमिकल चेंजेस के। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज मीन बाय प्योर सब्सटेंस, इट इज अ मटेरियल कंटेनिंग पार्टिकल्स ऑफ सेम काइंड विद डिफरेंट सेट ऑफ प्रोपोर्शनल्स। एक क्वेश्चन और देख लीजिए, सैचुरेशन सोल्यूशन है 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, इस क्वेश्चन को आपको करना है स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन को आप करना है और मुझे बताना है इसका आंसर कमेंट्स में। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही वीडियो, इसमें चैप्टर आपका फिनिश हो गया स्टूडेंट्स। यदि वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल नेम लर्निंग केमिस्ट्री विद राहुल गुप्ता। ओके क्लास, गुड बाय, स्टे एट होम, बी सेफ, एंजॉय विद योर फैमिली। गुड बाय क्लास 9th, चैप्टर 2 फिनिश्ड हियर।